नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के कोटा के रहने वाले श्याम की है। तो चलिए अब यह कहानी श्याम के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम है और मैं राजस्थान के कोटा का रहने वाला हूं। मैं पैदा ही एक अमीर परिवार में हुआ था। मेरे पापा की एक कंपनी है और वह अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसी वजह से शुरू से ही मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रही है। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी तो पापा से कहते ही वह चीज मेरे पास हाजिर हो जाती थी। पापा मेरे जीवन में होने वाली किसी भी कमी को तुरंत पूरा कर देते थे और अगर मेरे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो पापा उसे 2 मिनट में ही सॉल्व कर देते थे। लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उस चीज में ना ही कोई पापा मदद कर पाते हैं और ना ही कोई और। वह चीज अगर हमारे साथ होनी तय होती है तो फिर वह होकर ही रहती है। और इस चीज का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे जीवन में एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना हुई। उस घटना के बाद मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि आपके जीवन में चाहे कितना भी पैसा और रुतबा क्यों ना हो, लेकिन उन चीजों के सामने ना पैसा काम आता है और ना ही रुतबा। आपका रुतबा सिर्फ इंसानी दुनिया में ही चल सकता है। उन चीजों की दुनिया में ना आप पैसों की रिश्वत देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और न ही अपने रुतबे का रौब झाड़ सकते हैं, क्योंकि वह चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें न तो पैसों से फर्क पड़ता है और न इस बात से कि आप अमीर खानदान से हैं या गरीब घर से। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, अगर उन्होंने आपको एक बार शिकार चुन लिया तो फिर शायद ही आपको कोई बचा पाए। ऐसी घटनाएं इतनी डरावनी होती हैं कि उस चीज के कुछ करने से पहले ही आप उसके भयानक रूप को देखकर ही डर के मारे मर जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सब बातें मुझे कैसे पता हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन बातों का अनुभव मुझे मेरे जीवन में हुई उस एक डरावनी घटना से हुआ है। वह घटना इतनी भयंकर और डरावनी थी कि उसके बाद से मेरा हर चीज से लगाव हट गया है, चाहे वह पैसा हो या महंगी चीजें। उस घटना के बाद मैं महंगी चीज़ों को खरीदने के बजाय अच्छे कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। मैं यह पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों की मदद करूँ और अपने जीवन में अच्छे कर्मों का संग्रहण करूँ। दरअसल जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आज से कुछ साल पहले की ही है। बचपन में मैं खिलौनों वाली कारों से खेलता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ पापा ने मुझे असली कार लाकर दे दी। उस कार के बाद जब भी मैं बाहर जाता उसे अपने साथ ले जाता था। हर महीने 1-2 बार बाहर घूमने जाया करता था। काफ़ी लोग बाहर घूमने जाते हैं तो अपने दोस्तों या घर वालों को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव शुरू से ही थोड़ा अलग रहा है। मुझे अकेले रहना पसंद है और अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो अकेले ही जाना पसंद करता हूँ। मैं अकेले में शांत होकर प्रकृति को देखना और महसूस करना चाहता हूँ। आप इसे मेरी हॉबी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही हॉबी एक दिन मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी कि उस मुसीबत के बाद मुझे इस दुनिया के अंधेरे में चलने वाली एक दूसरी बेहद डरावनी दुनिया नजर आ जाएगी। वह दुनिया इतनी भयानक होगी, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ साल पहले की बात है। मैंने मनाली घूमने का प्लान बनाया। मैंने अपने घर वालों को 1 महीने पहले ही बता दिया था कि मैं अगले महीने मनाली जाऊंगा। पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी प्लेन की टिकट करवा देता हूं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी कार से ही जाऊंगा। पापा ने कहा, कार से मनाली का सफर काफी लंबा है, तुम अकेले कैसे चला पाओगे? मैंने कहा, मुझे अकेले ही जाना पसंद है और अपनी कार से जाना पसंद है। पापा की आदत थी कि वह मुझ पर किसी चीज के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालते थे। जब मैंने कहा कि मैं कार से जाऊंगा तो उन्होंने परमिशन दे दी। इसके बाद मैंने प्लानिंग शुरू कर दी कि मनाली में कहां कहां घूमना है और अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैं अपनी कार लेकर मनाली के लिए निकल पड़ा।
जब मैं घर से निकला था सब कुछ ठीक था। राजस्थान से मनाली की सीमा तक का सफर भी अच्छे से कट गया। लेकिन जिस दिन मैं मनाली पहुंचा उस दिन मैं काफी थका हुआ था। मैंने सोचा आज किसी होटल में रुककर आराम करूंगा और फिर कल से घूमने निकलूंगा। यही सोचकर मैं अपनी कार धीमी रफ्तार में चलाते हुए होटल की तलाश करने लगा। फिर अचानक से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से मैंने अपनी कार और भी धीरे कर दी। वह एक पहाड़ी रास्ता था जो बेहद खूबसूरत और घुमावदार था। मैं कार में मनमोहक गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें लगातार कार की विंडशील्ड पर पड़ रही थीं। मेरी कार उस पहाड़ी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही थी जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। रास्ता फिसलन भरा था और मैं हर मोड़ पर सावधानी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी मुझे बारिश में छाता लिए हुए एक व्यक्ति सड़क के बगल में चलता हुआ दिखाई दिया और जब मैं उसके पास जाकर देखता हूं तो वह एक लड़की थी। उसको देखकर मेरे मन में यह सवाल उठता है कि इस पहाड़ी और सुनसान रास्ते पर इस बारिश के मौसम में यह लड़की अकेली यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मैं सोचता हूँ कि शायद यह यहीं आसपास की ही रहने वाली होगी और यह मुझे बता सकती है कि यहाँ कोई होटल है या नहीं। अगर है भी तो वह यहाँ से कितनी दूर और किस तरफ है। यही सोचकर मैं अपनी गाड़ी को उसके पास ले जाकर रोकता हूँ। मेरी गाड़ी को अपने पास रुकते हुए देखकर वह लड़की भी वहीं पर रुक जाती है। गाड़ी को उसके पास रोकने के बाद मैं अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके उससे पूछता हूँ, यहाँ कोई आसपास में होटल है क्या? लेकिन मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर भी वह लड़की मुझे कोई जवाब नहीं देती। उस वक्त बारिश काफी तेज हो रही थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद बारिश की गिरती हुई बूंदों की आवाज के कारण उसे मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। इसके बाद मैं अपनी आवाज को थोड़ा तेज करके फिर से यही सवाल पूछता हूँ। इस बार वह लड़की मुझे जवाब देती है। वह कहती है, आगे की तरफ एक होटल है और मैं भी उसी होटल पर जा रही हूँ। बारिश काफी तेज हो रही है, अगर आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे देंगे तो मेरे लिए ठीक रहेगा। मैं सोचता हूँ कि इसने मेरी इतनी मदद की है तो मुझे भी इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए और मैं भी तो उसी होटल में जा रहा हूँ जहाँ यह जा रही है, तो इसे अपने साथ कार में बिठा लेना चाहिए। यही सोचकर मैं उस लड़की से कहता हूँ, ठीक है, आप आइए, गाड़ी में बैठिए। मेरे इतना कहने के बाद वह लड़की मेरी गाड़ी की आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। जब वह गाड़ी के अंदर आकर बैठती है तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वह किसी ऑफिस में काम करती है। थोड़ी देर बाद आगे चलते हुए मैं उससे पूछता हूँ, आप किसी ऑफिस में काम करती हैं क्या? आपके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं काम करती हैं। मेरे ऐसा पूछने पर वह कहती है, मैं जिस होटल में जा रही हूँ मैं वहीं पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं काफी खुश हो जाता हूँ और उससे कहता हूँ, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वह लड़की भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। इसके बाद हम दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में मैं एक चीज नोटिस करता हूँ। जब मैं उसके साथ गाड़ी चलाते हुए जा रहा था तो वह चुपचाप बैठी हुई अपने मन में कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। इसके साथ ही उसके होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। तभी मैंने सोचा कि शायद चुपचाप बैठे रहना ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, आप इस सुनसान रास्ते पर अकेली पैदल क्यों जा रही थी? आपको कोई गाड़ी या ऑटो वगैरह नहीं मिला क्या? अभी मैंने उससे सिर्फ इतना ही पूछा था और तभी वह लड़की मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर गुस्से वाली आवाज में कहती है, वह तो अभी थोड़ी देर में तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। उसे इस तरह से बात करते हुए देखकर मुझे काफी अजीब लगता है। मैं उससे कहता हूँ, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे इतना कहते ही वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुझसे कहती है, अरे वह होटल पहुंचने के बाद हम दोनों एक जगह बैठकर चाय या कॉफी पिएंगे। उस वक्त मैं तुम्हें सारी बातें आराम से बता दूंगी।
आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपको अपनी तरफ से एक चाय या कॉफ़ी पिला ही सकती हूँ। इतना कहकर वह लड़की मेरी तरफ देखकर फिर से उसी तरह से मुस्कुराने लगती है। इस बार मुझे उसकी वह मुस्कान इतनी ज़्यादा मनमोहक लगती है कि मैं लगातार उसकी तरफ देखता ही रहता हूँ। मैं यह भूल जाता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे उस लड़की की तरफ देखने की बजाय गाड़ी चलाते हुए सामने की तरफ देखना चाहिए था, लेकिन उस लड़की की तरफ लगातार देखते ही रहने के कारण मेरी गाड़ी आगे जाकर अचानक से नीचे की तरफ जाने लगती है। जब मुझे झटका लगता है तो मैं फटाक से सामने की तरफ देखता हूँ। जब मैं सामने की तरफ देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मेरी गाड़ी उस पहाड़ी इलाके की सड़क के किनारे की तरफ जा रही है। अब उसका बैलेंस बिगड़ चुका था और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई के पास जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी इस तरह की जगह पर आकर रुकी थी कि मेरी तरफ तो उतरने के लिए जगह थी, लेकिन जिस तरफ वह लड़की बैठी थी उस तरफ सिर्फ खाई थी और उस तरफ की गाड़ी के दोनों पहिए हवा में ही झूल रहे थे। गाड़ी के टकराते ही मैं अपना फाटक खोलकर गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरने की कोशिश करता हूँ वह गाड़ी दूसरी तरफ गिरने लगती है, यानी कि जिस तरफ खाई थी और जिस तरफ गाड़ी में वह लड़की बैठी हुई थी। मेरे उतरते ही वह गाड़ी खाई की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वह गाड़ी खाई की तरफ झुकने लगती है तो उसे देखकर मैं समझ जाता हूँ कि यह गाड़ी अभी सिर्फ मेरे वजन की वजह से ही यहाँ रुकी हुई है। अगर मैं इस गाड़ी से नीचे उतरा तो उस तरफ जो लड़की बैठी हुई है उसके वजन से यह कार सीधे खाई में चली जाएगी। इस तरह से कार को खाई में जाते हुए देखकर मैं फटाक से फिर से उस कार में बैठ जाता हूँ। कार में बैठने के बाद मैं उस लड़की की तरफ देखता हूँ। उस लड़की का सिर गाड़ी के डैशबोर्ड में लगा हुआ था। शायद गाड़ी टकराने की वजह से उसका सिर डैशबोर्ड से टकरा गया था और अब शायद वो बेहोश थी। लेकिन जब मैं उसे उठाने की सोचता हूँ और अपने एक हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता हूँ तो जैसे ही मेरा हाथ उसे छूता है वह लड़की अचानक से झटके से उठ जाती है। अब उसके सिर के जो बाल थे वे उसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। उठते ही अचानक वह मुझे अजीब सी आवाज में कहती है, आज तो तुम मुझे मार ही डालते, गाड़ी ठीक से चला नहीं सकते क्या? मुझसे इतना कहते ही वह लड़की अपने एक हाथ को अपने सिर पर लगाती है। जब मैं उसके हाथ की तरफ देखता हूं तो उस पर खून लगा हुआ था, यानी कि उसके सिर से खून निकल रहा था। अपने हाथ को सिर पर लगाकर खून देखकर वह लड़की कहती है, तुमने आज मुझे इतनी चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। उस लड़की के मुंह से यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं। मैं सोचता हूं, एक तो मेरी वजह से इस लड़की की जान बची है और ऊपर से यह मुझे ही धमकी दे रही है। अगर मैं कार से उतर जाता तो मेरे नीचे उतरते ही यह कार इस लड़की के साथ खाई में गिर जाती, लेकिन यह लड़की मेरा शुक्रिया करने की बजाय मुझे ही धमकी दे रही है। अभी भी उसके चेहरे पर वह बाल बिखरे हुए थे और वह मुझसे बिना देखे ही बात कर रही थी। तभी मैं उससे कहता हूँ, देखिए, मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए थी, लेकिन अगर अब मैं कार से नीचे उतरा तो यह कार आपको लेकर सीधी खाई में गिर जाएगी। हमें किसी तरह से यहाँ से बचने का सोचने चाहिए। जब मैंने यह बात कही तो वह मुझसे कहती है, आज तक तो मेरे चंगुल से कोई बचकर नहीं गया है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी कोई नहीं बच पाएगा। ये कहते ही वह लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। जब वह मुझे यह कहकर हंस रही थी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं यह लड़की दिमाग से पागल तो नहीं है। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि हंसते हंसते ही वह लड़की अचानक झटके से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाती है। जैसे ही वह अपने चेहरे को मेरी तरफ घुमाती है उसके चेहरे से बाल हट जाते हैं और मुझे उसका चेहरा दिखता है। उसका चेहरा देखते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी तेज बारिश में भी मुझे अचानक पसीना आने लगता है और मेरा गला सूख जाता है। अब मैं अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था और अपने गले में थूक निकल रहा था। जब मैं उसके चेहरे को देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। अब मैं देख पा रहा था कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा अब किसी चुड़ैल या डायन की तरह दिख रहा था
जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। उसके होंठ बुरी तरह से फटे हुए थे, जैसे किसी इंसान की एड़ियां फटी होती हैं। उन्हीं फटे हुए होंठों से लाल लाल खून झलक रहा था। इसके साथ ही जब मेरी नज़र उसके कानों की तरफ जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि उसने अपने कानों में किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां पहन रखी थीं। वह उंगलियां दिखने में बहुत छोटी थीं, जैसे किसी छोटे बच्चे की कटी हुई उंगलियां हों। अब उसका वह रूप देखकर मैं बहुत डर जाता हूं। मुझे समझ आ चुका था कि मैंने अपनी कार में कितनी बड़ी मुसीबत को बिठा लिया है। उसका वह रूप देखते ही मैं वहां से भागना चाहता था। मैं फटाक से गाड़ी का फाटक खोलकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं इतना डर चुका था कि उस डर के कारण मेरे शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया था। मैं अपने हाथ को उठाकर गाड़ी का फाटक खोलना चाहता था, लेकिन चाहने के बाद भी मेरा हाथ उठ नहीं रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। जब मैंने यह महसूस किया कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तब मैंने अपनी बचने की उम्मीद भी छोड़ दी। मैंने पूरी तरीके से यह मान लिया था कि आज यही मेरे जीवन का अंतिम पल है, और अब मैं बैठा बैठा अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख रहा था। तभी वह चुड़ैल की तरह दिखने वाली लड़की अपने एक हाथ को मेरी तरफ बढ़ाती है और मेरे एक हाथ को पकड़ती है। वह मेरे उस हाथ को अपने मुंह की तरफ ले जाती है और मेरी उंगलियों को अपने मुंह में लेकर चाटने लगती है। उंगलियों को चाटते हुए वह मुझसे कहती है, तेरा टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर उंगलियों में ही इतना ज्यादा स्वाद है तो तेरी कलेजी में कितना स्वाद होगा। यह कहकर वह चुड़ैल की तरह दिख रही लड़की फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मैं अपने शरीर की पूरी ऊर्जा लगाकर अपने दूसरे हाथ को हिलाने की कोशिश करता हूं। जब वह चुड़ैल मेरे दूसरे हाथ की उंगलियों को चाट रही थी तो मैं उसकी नजरों से बचते हुए अपने दूसरे हाथ को उठाता हूं और गाड़ी का फाटक खोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं फाटक खोलता हूं तो मुझे नजर आता है कि गाड़ी के चारों दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। अब मैं चाहकर भी इस गाड़ी से बाहर नहीं जा सकता। मेरे एक हाथ से बार बार कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी का फाटक नहीं खुल रहा था। इसके बाद मेरे एक हाथ की उंगलियां चाटते हुए वह चुड़ैल कहती है, तुझे पता है मैं भी एक दिन इसी तरह मरी थी। इसी सड़क पर मैं खुद को बचाने के लिए बहुत तड़पी थी, लेकिन उस दिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। उस दिन मेरे बगल से 2-4 गाड़ियां गुजरी थीं, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लाती हूँ और उनका ठीक उसी तरह एक्सीडेंट करवाती हूँ जैसे मेरा हुआ था। और तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। आज से कुछ साल पहले जब तुम मनाली घूमने आए थे तो तुम भी इसी रास्ते से गुजरे थे। उसी वक्त यहाँ पर मेरी गाड़ी में आग लगी हुई थी और मैं आधी से ज्यादा जल चुकी थी। मैंने तुम्हें कई बार आवाज दी थी, लेकिन तुम शराब और गानों के नशे में इतने डूबे हुए थे कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। अगर उस दिन तुमने मुझे बचा लिया होता तो आज तुम्हें इस हालत में नहीं देखना पड़ता। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं उसे कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। अभी वह मुझे इतना सब बता ही रही थी कि अचानक उसने मेरी उंगलियों को चाटते हुए अपने नुकीले दांतों से उन्हें काटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मेरी उंगलियों पर दांत चुभाए, मुझे बहुत तेज दर्द हुआ और मैं तड़पने लगा। अपनी पूरी कोशिश करके मैंने अपनी उंगलियों को उसके मुंह से छुड़ाने की कोशिश की। अपने आप को इतनी पीड़ा में देखकर मैं मन ही मन अपने मम्मी पापा को याद करने लगा। मैं सोचता हूँ कि अगर आज मेरे पापा यहाँ होते तो वे अपनी जान पर खेलकर मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा लेते। अब तो सिर्फ भगवान ही मुझे इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, मुझे किसी भी तरह से बचा लो। उस चुड़ैल ने मेरी उंगलियों में अपने दांत इतने गहरे चुभा दिए थे कि अब मेरी उंगलियों से खून निकलने लगा था। वह मेरे खून को चाटने लगी। तभी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश में मेरा एक हाथ गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से टकराता है। इस झड़प में म्यूजिक सिस्टम का एक बटन दब जाता है और बटन दबते ही गाड़ी में तेज तेज हनुमान चालीसा बजने लगती है। यह वही हनुमान चालीसा थी जिसे मैं सुनसान रास्तों पर गाड़ी चलाते हुए सुना करता था। इस रास्ते पर आने से पहले भी मैं यही सुन रहा था,
जो बीच में बंद हो गई थी। जैसे ही मेरा हाथ उस बटन पर लगता है, हनुमान चालीसा फिर से शुरू हो जाती है। हनुमान चालीसा के शुरू होते ही वह चुड़ैल अपने आप मेरे हाथ को छोड़ देती है और अपने दोनों हाथों से जोर जोर से अपने कानों को दबाने लगती है। हनुमान चालीसा की आवाज़ सुनकर उसके कानों से खून जैसा कुछ बहने लगता है, लेकिन वह खून नहीं था, वह कोई हरा हरा तरल पदार्थ था। उस वक्त मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब मैंने अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो देखा कि चुड़ैल ने मेरी उंगलियों को बुरी तरह से काट लिया था। हनुमान चालीसा की धुन धीरे धीरे गाड़ी के अंदर गूंजने लगी और उसके जादुई प्रभाव से चुड़ैल की चीखें और भी तेज होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर अजीब सी दरारें पड़ने लगी। उसकी जबरदस्त ताकत अब खत्म हो रही थी और उसका शरीर टूटने लगा था। उसकी चीखें अब कमजोर और धुंधली हो गई, जैसे उसकी आत्मा अंधकार में समा रही हो। मैंने गाड़ी के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने अपने शरीर की आखिरी ताकत को इकट्ठा किया और बाहर कूद पड़ा और गाड़ी खाई में गिर गई। साथ में वो चुड़ैल भी उस गाड़ी के खाई गिर गई और एक जोर का धमाका हुआ, जिससे पूरा वातावरण झलझल कर उठता है। धमाके की आवाज सुनकर वन विभाग का ऑफिस दूर से ही दिखने लगा। मेरी आंखें भले ही थकी हुई और सिर झुका हुआ था, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश की। वन विभाग के लोग मेरी हालत देखकर तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में ले जाकर प्राथमिक चिकित्सा दी और मेरी चोटों की जांच की। मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया और वे मेरी कहानी सुनकर दंग रह गए। उनकी मदद से मैंने अपने पिता को फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत मेरे लिए राहत भेजी और मुझे घर वापस लाने की व्यवस्था की। मेरे साथ हुए भयानक हादसे के बाद मुझे अब एक नई जिंदगी मिली थी और मैं इसे पूरी तरह से संजीवनी मान रहा था। मेरे पिता ने मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया और उस दिन के बाद से मैंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। हर सुबह और शाम मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसने मुझे उस भयानक रात से बचाया। ये एक ऐसा अनुभव था जो मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उस रात ने मुझे यह सिखाया कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नई जिंदगी के साथ जिंदा हूं और यह अवसर मेरे लिए एक अनमोल उपहार है। अब जब भी मैं अपनी जिंदगियों में किसी मुश्किल का सामना करता हूं, मैं याद करता हूं उस रात को और हनुमान चालीसा की धुन को, जिसने मुझे एक नया जीवन दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।